हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। हमने क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कर लिया है और अब इस लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किसे कहा गया है। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि फ्रेडरिक रेडजेल वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसमें हमने देखा था कि जो फ्रेडरिक रेडजेल है उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था, उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ये बुक का नाम है जो हमें याद रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। तो कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल कौन थे? एक फ्रेंच जो है वो जियोग्राफर थे। जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने इन्हें यूएसए का बताया था तो वो डाटा जो है वो थोड़ा गलत है, तो उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लें कि फ्रेडरिक रेडजेल एंड ही वाज ए फ्रेंच जियोग्राफर। क्लियर? The second question is human geography is the study of mutually changeable relation of active human and unstable earth। तो हम याद करेंगे ये डेफिनेशन किसकी थी। तो मैंने बताया था कि डेफिनेशन जब भी हमें याद रखना है तो कीवर्ड याद रखना है। तो इसमें हमारे जो कीवर्ड थे एक तो म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशंस, क्लियर, देन एक्टिव ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो हम याद रखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? एलन सैम्पल ने। और एलन सैम्पल कौन थे? वो फ्रेडरिक रेडजेल की एक डिसिपल थी, उनकी एक शिष्या थी। और एलन जो सैम्पल है वो किसकी सपोर्टर थी? तो ये सपोर्टर थी डिटर्मिनिज्म की। डिटर्मिनिज्म मतलब जो भी ये कहता है कि नेचर में जो भी इंसिडेंट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? थ्रू द नेचुरल फॉर्म में होते हैं। उसमें ह्यूमन का जो भी है ह्यूमन एक्टिविटी का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर आएगा नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म के फाउंडर कौन थे? तो वो थे गिफ्ट टेलर। क्लियर, गिफ्ट टेलर। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा? स्टॉप एंड गो, या तो रुक जाओ या फिर आगे बढ़ो। ठीक है, रुक जाओ क्यों? क्योंकि यदि नेचर के थ्रू हो रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें हमें क्या करना होगा? कोई भी इंसिडेंट यदि पूरे अर्थ लेवल पे हो रहा है और नेचुरली हो रहा है तो वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उसको चेंज करने की। तो वहाँ पे हमें क्या करना है? स्टॉप, रुक जाना है। पर जैसे ही हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, इन डिजास्टर को रोकने में हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है? गो अहेड, आगे जाना और उस पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जियोग्राफर बिगिंस द मॉडर्न पीरियड, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी में जो मॉडर्न पीरियड है वो कौन से ज्योग्राफर की स्टडी से माना जाता है? तो आंसर इज जर्मन ज्योग्राफर। हमने पढ़ा था, लिस्ट बनाई थी एक जर्मन ज्योग्राफर की, देन यूएसए वाले की और देन ब्रिटेन वाले की। तो इनके सारे ज्योग्राफर के जो नाम है मैंने कहा था आपको याद करने हैं। तो आपको यदि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड यदि पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और इस चैप्टर के रिलेटेड 3 जो पार्ट हैं उनको अच्छे से देखें, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें एंड आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? विच लाइन ऑफ थॉट हैज़ गिवन प्रायोरिटी टू नेचर, यानी कौन से विचारों हैं जिन्होंने नेचर को प्रायोरिटी दी है, नेचर को प्राथमिकता दी है? तो वो कौन से थे? डिटर्मिनिज्म। क्लियर? और डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर कौन थी? एलन सैम्पल। और एलन सैम्पल कौन थी? डिसिपल थी फ्रेडरिक रेडजेल की। ठीक है। The next question is who present the concept of stop and go, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गिफ्ट टेलर। गिफ्ट टेलर ने क्या दिया था? नियो डिटर्मिनिज्म की जो कॉन्सेप्ट दिया था, उस नियो डिटर्मिनिज्म ने कॉन्सेप्ट दिया था गिफ्ट टेलर ने स्टॉप एंड गो का। और नियो डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? नियो डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि नेचर में जो भी इंसिडेंट या जो भी घटनाएं होती हैं उसमें ह्यूमन बीइंग और नेचर दोनों का एक क्या होता है? म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है, यानी जो भी कुछ अर्थ पे जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट पे इंसिडेंट अकर होते हैं उसमें दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्लियर? इन विच डिकेड डिड द डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी टेक प्लेस, तो डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी कब हुआ था? 1930 में। और इस बिहार पे जो ज्योग्राफी है वो 2 पार्ट में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। जैसा कि हमने देखा था, एक था आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड द सेकेंड वन वाज कल्चरल ज्योग्राफी 1930 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ साइंस या नेचर इज ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरह का साइंस है, उसका नेचर क्या है? तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन क्लासेस। इसमें ह्यूमन क्लासेस स्टडी की जाती है एंड देयर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, उनका एनवायरनमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस है, इफेक्ट एंड रिएक्शन ऑफ म्यूचुअली फंक्शनल रिलेशन बेस्ड ऑन रीजनल बेसिस, यानी रीजनल बेसिस पे जो भी एनवायरनमेंट है और जो भी ह्यूमन बीइंग है दोनों के आपस में जो म्यूचुअली फंक्शन है, जो रिलेशन है, उस रिलेशन के कारण क्या एनवायरनमेंट पे इन्फ्लुएंस और इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी किस में की जाती है? ह्यूमन ज्योग्राफी में।
क्लियर, एनवायरनमेंट है और ये ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसे सबसे सुटेबल जो डेफिनेशन थी वो किसकी थी नेचर को डिफाइन करने के लिए, तो दैट वाज जीन्स ब्रुंच। तो इसमें हम जीन्स ब्रुंच की जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के फॉर्म में ज्योग्राफी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ज्योग्राफी इज ए कॉन्टेम्प्रेरी, क्रिटिकली, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है जो प्रेजेंटली जो इंसिडेंट अकर हो रहे हैं उनकी स्टडी की जाती है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, एम्पेरिकली एंड प्रैक्टिकली। द नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टडी इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या स्टडी किया जाता है, तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी अज्यूम द अर्थ एज द होम्स ऑफ द ह्यूमंस। ज्योग्राफी क्या अज्यूम करता है कि ये जो अर्थ है वो किसका घर है, ह्यूमंस का। एंड स्टडी ऑल दोज फैक्टर विच आर कंसर्न टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उन सारे फैक्टर्स की स्टडी की जाती है जो कि ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। द एम्फेसिस इज लेड ऑन द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, यानी और इसमें जो मेन जो एम्फेसिस है, मेन जो इम्पॉर्टेंस है वो किसको दिया जाता है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन। नेचर मतलब जो नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी स्टडी, और इस अर्थ पे जो हमारा ह्यूमन बीइंग है इससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं उनकी स्टडी को इसमें क्या दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, यानी इंपॉर्टेंस दी जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू मेन ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की दो मेन ब्रांचेज कौन सी है, तो हमने देखा था कि दो मेन ब्रांचेज है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी हम नेचुरल सोर्सेज हैं, जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, लाइक लैंड, वाटर, अर्थ, रिवर, ओशियन, जितने भी रिलीफ्स हैं जो हाईलैंड या लो लैंड है, लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, इन सब की स्टडी की जाती है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या किया जाता है कि ये जो जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनपे ह्यूमन बीइंग का क्या इम्पैक्ट है, क्या इन्फ्लुएंस है, उसको कंसीडर करके जब फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है तो दैट स्टडी इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। तो एज द नेम सजेस्ट, इसे नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इन विच फिजिकल एनवायरनमेंट इज स्टडीज। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब अर्थ पे जो भी हमको नेचुरल सोर्सेज प्रोवाइड है बाय द गॉड गिवन, लाइक लैंड, वाटर, रिवर, माउंटेन, प्लेटू, हिल्स, वॉल्केनो, डेजर्ट, क्लियर, जितना सब कुछ भी हमें दिखाई देता है, वेजिटेशन, सबकी जब स्टडी की जाती है फिजिकल एनवायरनमेंट की तो दैट इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट यानी वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं और लोगों ने जो अपना एक कल्चर बना लिया है, यानी अपना वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, लैंग्वेज, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उनके हाउसेज, उनकी लाइवलीहुड, ठीक है, यानी किस तरह से वो लोग रहते हैं उसको कहते हैं कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट और जो भी वहाँ पे ह्यूमन बीइंग के साथ जो हैपनिंग हो रही है, जो भी इंसिडेंट अकर हो रहे हैं और जो भी सोशल एंड इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ वर्ल्ड में पाई जाती है, तो उसकी स्टडी की जाती है इन द ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट। क्लियर। गिव द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू एलन सैम्पल। यानी एलन सैम्पल ने क्या दिया था, तो कीवर्ड याद रखना है, क्या है, चेंजिंग रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी इंसान है वो भी अनरेस्टिंग है, यानी वो भी आराम से शांति से नहीं बैठता है, जो हमारी अर्थ है वो भी क्या है, अनस्टेबल है, वो भी एक जगह से पे हमारी जो है स्टेबल नहीं है, रिवोल्यूशन कर रही है, रिवोल्यूशन हो रहा है अराउंड द सन, फिर रोटेट हो रही है ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो चेंजिंग रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द एलन सैम्पल। एंड शी वाज द सपोर्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर कौन थे, तो एलन सैम्पल, ये हमें याद रखना है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनिज्म, ये भी हमें याद रखना चाहिए। यानी ये जो तीन कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिटीज एंड नियो डिटर्मिनिज्म, इनकी डेफिनेशन, इनके प्रोपाउंडर, इनके फाउंडर हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डिकेन एंड पिट्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये मैंने सारी ज्योग्राफी की जो ह्यूमन जो डेफिनेशन है वो मैंने अपने चैप्टर में अपने पार्ट्स में करवाई हैं, तो आप उन वीडियोस को देख के इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिकेन पिट्स ह्यूमन ज्योग्राफी इज लुक्ड अपॉन एज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किसकी स्टडी करता है, मैन की, और वो क्या काम करता है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ है उसकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी किस चीज़ से हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। द ह्यूमन ज्योग्राफी फोकसेस अपॉन
the study of ecological coordination and regional organization of various season human being is considered to be the point of focus। यानी क्या होता है कि नेचर में क्या कहता है कि जो भी हमारे पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी रीजनल लेवल पे जो भी हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो डिफरेंट सीजन में वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम यानी वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ के जितने भी अबायोटिक या बायोटिक जो भी क्या कहते हैं एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच की जो स्टडी है कि उसको क्या कह उसको ध्यान में रखकर जब स्टडी की जाती है, और इसमें ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम जो भी है और इसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों की स्टडी रिगार्डिंग द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन को ध्यान में रख के की जाएगी। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कि यानी ये जो रिसोर्सेज है उसका ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट है, क्या बेनिफिट है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, इन सब बातों को ध्यान में रख के जब इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है बायोटिक और अबायोटिक और कल्चरल एनवायरनमेंट का, और इसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उनकी स्टडी की जाती है। Into how many division has Huntington divided the study of human geography? तो ये हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हंटिंगटन ने ह्यूमन ज्योग्राफी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था कि फिजिकल कंडीशन और दूसरी थी रीजनल रिस्पॉन्सेज, यानी किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी जगह पे रीजन लोकल एरिया पे वहाँ की फिजिकल कंडीशन क्या है, यानी वहाँ का जो भी है एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वहाँ का जो ह्यूमन बीइंग है रीजनल लेवल पे कौन कौन सी रिस्पॉन्सेज कर रहा है, इस बिहाफ पे ह्यूमन ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी क्या की जाती थी, स्टडी की जाती थी अकॉर्डिंग टू द हंटिंगटन। क्लियर? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें याद रखना है। हंटिंगटन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, फिजिकल कंडीशन एंड रीजनल रिस्पॉन्सेज। The next question is list the factor included in the subject matter of human geography। यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये बहुत इजी है, 6 पार्ट थे इसमें। तो हम देखते हैं सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे, तो पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी, यानी कोई भी रीजनल एरिया है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, उसमें किस चीज़ की सब्जेक्ट करेंगे। सबसे पहले किस तरह के लोग हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, कम्युनिटी कौन सी है, ठीक है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से, कंपोजिशन क्या है, ठीक है, तो ये सारी स्टडी की जाती है। फिर रीजनल लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, यानी उस एरिया में लोग तो रहते हैं लेकिन उन लोगों के पास बाय नेचर कौन कौन से फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वहाँ का कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, यानी वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन है, क्या उनका लाइवलीहुड है, क्या उनकी सोशल और इकोनॉमिक लिविंग, क्या उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, तो इन सब की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी हमेशा जो है ये जो भी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशन है वो सेम नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें क्या आती है, चेंजेस आती हैं। तो चेंजेस के अकॉर्डिंग जब ह्यूमन बीइंग और नेचुरल रिसोर्सेज की क्या की जाती है, इसमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, कि कैसे जो भी अवेलेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके साथ ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को एडजस्ट किया है, अपने आप को डेवलप किया है, और आगे आने वाले फ्यूचर एस्पेक्ट को भी ध्यान में रख के उसको क्या कर रहा है, डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट था रिलेशन विद अदर रीजन, कि ये रीजन है, रीजन REGION, ठीक है, कि अदर जो रीजन है उसके साथ उसका रिलेशन सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, इस तरह से जो रिलेशन है वो कैसा है। तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर स्टडीज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी and it is very most important topic of this chapter। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विच आर द फैक्टर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये 6 पॉइंट्स को हमें अच्छे से याद करना है, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको डिस्क्राइब भी करना है कि हाउ डज द पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी अफेक्ट द इज स्टडीज इन द ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट डू मीन बाय नेचुरल सोर्सेज ऑफ द रीजन, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिस्क्रिप्टिव वे में इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, आप सभी को तैयार करना है। तो आप सभी जो इससे पहले मैंने वीडियोज़ पढ़ाए हैं इसके चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें जाके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? The next question is what is meant by population and its capacity। अब आएगा क्वेश्चन, तो देखते हैं। तो पॉपुलेशन एंड कैपेसिटी का मतलब है कि किसी भी रीजन एरिया पे व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, किस तरह से किसी पे ज़्यादा रहते हैं, कहीं पे कम पॉपुलेशन होती है, कहीं पे जो एजुकेटेड है वो ज़्यादा रहते हैं, कहीं पे अनएजुकेटेड वो ज़्यादा रहते हैं, कहीं पे ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। फिर डेंसिटी, डेंसिटी यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, यही कहते हैं डेंसिटी, कि कोई भी रीजनल एरिया है तो पर किलोमीटर स्क्वायर में हाउ मेनी पीपल आर रिसाइडिंग, दैट इज नोन एज द डेंसिटी। कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी यानी किस तरह के लोग ज़्यादा रहते हैं सेम कम्युनिटी के, लाइक द विच द पर्सन, कम्युनिटी मीन्स द पर्सन हु हैव द सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम रिलीजन, सेम कास्ट। क्लियर? लाइक हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, तो कौन सी कम्युनिटी का जो रेशो है किसी भी लोकल या रीजनल लेवल पे ज़्यादा है।
फिर माइग्रेशन कि लोग माइग्रेशन आपका इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है या एक्सटर्नल माइग्रेशन हो रहा है कि रिसोर्सेज ऐसे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं या रिसोर्सेज नहीं होने के कारण जो लोग हैं क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल बाहर माइग्रेट करेंगे, एक्सटर्नल माइग्रेशन होगा। तो ये उसके बाद सेटलमेंट कैसा है, वहाँ पे घर कैसे हैं, लोग कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रेशियल एंड सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कौन सी कास्ट के कौन से रेस के लोग हैं वो पाए जाते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनमें कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ हैं, एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और पॉपुलेशन किन का कंपोजिशन क्या है और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, तो इन सब की स्टडी की जाती है अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी। The next question is what is meant by natural resources? Natural resources से क्या मतलब है? All those biotic and abiotic elements formed by nature which are used to fulfill the requirement of human beings are known as natural resources. ये जो भी बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स जो भी नेचर ने हमें दिए हैं, बायोटिक यानी जो क्या होते हैं, लिविंग बींग्स जिनमें की जान होती है, लाइक द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, और अबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग बींग है, लाइक जो भी आपका रिवर, लैंड, ठीक है, ओशियंस, डेजर्ट। रिलीफ की बात करें, जो हाईलैंड, रिलीफ का मतलब क्या होता है, हाईलैंड और लोलैंड, तो रिलीफ में तो माउंटेन, ठीक है, हिल, आपका प्लेट्यू एंड माउथ ऑफ रिवर, नदी के किनारे, ठीक है। तो इन सब की को जो भी बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, जिससे कि ह्यूमन बीइंग अपनी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है। सो दैट ऑल आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, वॉल्केनो, डेजर्ट, वेजिटेशन। क्लियर, जो भी हमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों एलिमेंट्स नेचुरल फॉर्म में गिवन है बाय द गॉड, दैट ऑल आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम नेचुरल रिसोर्सेज। तो एज यू नो, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स आर मेनली इंक्लूडेड इन द नेचुरल रिसोर्सेज। The next question is which are the cultural elements or write the names of the major elements of the cultural environment। यानी कल्चर एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो याद करना है। ठीक है, तो कल्चर एनवायरनमेंट भी क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसने नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ अपना अडॉप्शन कैसे किया है, कैसे उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है। ठीक है, कौन कौन से किए, मेथड्स ऑफ लाइवलीहुड, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मटेरियल सेटलमेंट्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड लैंडस्केप फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड लैंडस्केप फ्रॉम बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये सारा जो एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं किसी भी रीजनल या लोकल एरिया में, तो उसके साथ ह्यूमन बीइंग ने कैसे अपने आप को अडॉप्ट किया है, चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करके अपना डेवलपमेंट किया है, अपने लिए घर बनाए हैं, अपना मोड्स ऑफ लाइवलीहुड है उसको अडॉप्ट किया है, घर बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, सेटलमेंट्स किए हैं, इंडस्ट्रीज जो है डेवलप किए हैं। तो ये जो कुछ भी एनवायरनमेंट डेवलप किया है ह्यूमन ने अकॉर्डिंग टू द लैंडस्केप एंड देयर एक्टिविटीज़, दैट इज नोन एज द कल्चर एनवायरनमेंट। सपोज करो हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस नेचुरल रिसोर्सेज में हमने अपने आप को क्या किया है, डेवलप किया है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक्स इकोनॉमी। इसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वेस्टर्न कंट्री में क्या है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत अच्छे हाई क्वांटिटी में है, तो उन्होंने अपने अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बिहार पे अपने आप को, जो उनका लाइवलीहुड है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो किस पे डिपेंड है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म में है। तो इस तरह से ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग में अपने लोकल जो लेवल पे जिस तरह से नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको अडॉप्ट करते हुए अपना एक वे ऑफ लिविंग सेटअप किया है, तैयार किया है, तो दैट इज नोन एज द कल्चर एनवायरनमेंट। क्लियर, व्हाट इज मीन्ड बाय टेम्पोरल सक्सेशन। टेम्पोरल सक्सेशन क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है या जोग्राफिकल रिलेशन है वो स्टेबल नहीं है, वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो जब भी इनका जो स्टडी होती है, डायनेमिक स्टडी की जाती है ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड द जोग्राफिकल रिलेशन, तो दैट इज नोन एज टेम्पोरल सक्सेशन। यानी समय के अनुसार ह्यूमन की एक्टिविटीज़ और नेचुरल सोर्सेज में जोग्राफिकल रिलेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसकी स्टडी अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड की जाती है, तो दैट इज नोन एज टेम्पोरल सक्सेशन। The next question is how has environmental planning become an integral part of environmental geography? Clear? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि एनवायरमेंटल को प्लान किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि आज जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने नेचुरल सोर्सेज को बहुत रैपिडली, बहुत अनसेंसिबल वे में क्या किया है, यूज़ किया है। तो अनसेंसिबल वे में यूज़ करने से जितने भी नेचुरल सोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पॉपुलेशन एनवायरमेंटल प्लानिंग है, या जो भी आपकी एनवायरमेंटल प्लानिंग है वो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट हो गई है। विच ऑल एक्टिविटीज़ हैड बिगन अलॉन्ग विद द राइज ऑफ मैनकाइंड। यानी जैसे ही
मैनकाइंड का राइज हुआ, यानी मानव जो है उसका उदय होता है पूरे अर्थ पे, तो उसके साथ किस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट की जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है द प्रोसेस ऑफ अडेप्शन एंड एडजस्टमेंट, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ अडेप्शन एंड एडजस्टमेंट करना, उसको अडेप्ट करना और उसके साथ अपने आप को जो भी कमियां हैं उनके साथ एडजस्ट करना, ठीक है। ये एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका क्या हुआ, समय के साथ साथ उसमें बदलाव, जो भी चेंजेस हुए ये स्टार्ट हो गए विद द राइज ऑफ मैनकाइंड। जैसे ह्यूमन बींग आया, सबसे पहले उसने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया, अडाप्ट किया, उसके बारे में जाना, उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जो कम भी थे तो उनके साथ अपने आप को क्या किया, एडजस्ट किया, और एडजस्ट करने के साथ ऐसा नहीं है कि सेम वे में रहा, धीरे धीरे उसको क्या किया, चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो दैट इज़ ये जो एक्टिविटीज़ है वो ह्यूमन बींग ने मैनकाइंड के राइज के साथ ही क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। जैसे अर्ली मैन की बात करें तो सबसे पहले कुछ नहीं जानता था, हंटिंग करता था, गैदरिंग ऑफ फूड करता था, फिर धीरे धीरे इन्वेंशन ऑफ फायर किया, फिर इन्वेंशन ऑफ मिनरल्स हुए, टूल्स हुए, फिर एग्रीकल्चर है, फिर सेटलमेंट्स बने, फिर सोसाइटी बनी, उसके बाद सोसाइटी के बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होकर स्टेट्स बने, स्टेट से कंट्रीज बनी। इस तरह से धीरे धीरे मैनकाइंड ने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको एडजस्ट और अडेप्ट करते हुए, ठीक है, क्या किया है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपना चेंज किया है, चेंज इन सिचुएशन। Why is long-term continuity found in the subject of human geography? ठीक है, दो बार आ गया है। Why is long-term continuity found in the subject of human geography? If we support the beginning of human geography to be along with the mutual activities of the humans and the environment, then its root exhibit a very deep nature, due to which a long-term कंटिन्यूटी इज़ फाउंड इन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। क्यों कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म एक आपका कंटिन्यूटी है? क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो भी जोग्राफी का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो बिगनिंग होती है, कहाँ से होती है, जो भी म्यूचुअल एक्टिविटीज़ है ह्यूमन के एनवायरनमेंट में, जैसे ही वो आता है, उसका राइजअप होता है, वहाँ से लेकर, और ये अनडेफिनेट मतलब इनफाइनाइट वे में, ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि हमें कंप्लीट हो चुका है, या अभी भी क्या है, इन कंटिन्यूस पीरियड में है, ये चलता रहता है। इट इज़ ए कंटिन्यूस पीरियड, कंटिन्यूस प्रोसेस, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि नेचर ने और ह्यूमन बीइंग ने अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर लिया है, अपने डेवलपमेंट को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को स्टॉप कर लिया है, चल रहा है ना, और आगे भी चलता रहेगा। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ए लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी। यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, ये टर्म दो बार आ चुका है और ये फाउंड इन द दो बार आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। Next question is, write the point of view of study and development of human geography has been divided into which periods? यानी जिन periods में स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में बताएं। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक था एंशिएंट पीरियड, दूसरा मिडिवल पीरियड और तीसरा मॉडर्न पीरियड। क्लियर? यानी कि पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in context to human geography, describe the condition of the ancient period और what were the form of human during the ancient period। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग है उसकी कंडीशन कैसी थी, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमने पिछले अपने पार्ट में भी पढ़ा था, ठीक है, कि जैसे ही एंशिएंट पीरियड्स में क्या होता है, इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, सोसाइटीज़ होती हैं वो कैसी होती है, मिनिमम होती है, लोग एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं, लेवल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट कैसा था, लो था, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी बहुत कम था, बहुत कम देखा जाता था, ठीक है। नेचुरल जो पावर थी उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था सिविलाइजेशन पे। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल पावर इज विजिबल ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुरानी जो सिविलाइजेशन है लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, रोम, इसमें हम नेचुरल जो पावर है उसका इन्फ्लुएंस देख सकते थे कि इस समय में जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो कौन से नेचुरल पावर को एज ए गॉड क्या करती थी, वर्शिप करती थी। तो ये कंडीशन था ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम पीरियड। हाउ हैड अरिस्टोटल डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट? इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट को अरिस्टोटल ने कैसे डिस्क्राइब किया है? तो अरिस्टोटल ने कहा था कि क्या कहा था कि ह्यूमन कंटेम्पटेशन और बिहेवियर को डिफाइन किया है एनवायरनमेंट के बिहाफ पे। ह्यूमन कंटेम्पटेशन यानी उसकी सोचने समझने की शक्ति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। तो वो कहते थे जो कोल्ड रीजन के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिव तो होते हैं, लेकिन उनका जो कंटेम्पलेशन है, जो सोचने समझने की जो तर्क शक्ति होती है वो कैसी होती है, वीक होती है। लेकिन जो एरिया एशिया में या जो भी हॉट रीजन में जो लोग रहते हैं वो लेजी होते हैं, आलसी होते हैं बाय हेल्थ, पर उनकी जो रूमिनेंट यानी सोचने समझने की जो तर्क की जो लॉजिकल पावर वो कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। इस तरह से एनवायरनमेंट के बिहाफ पे उन्होंने लोगों को फिजिकली और मेंटली जो डिफरेंसेस है उसके बिहाफ पे डिस्क्राइब किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द मिथ एंड मिस्ट्री स्टार्ट टू बी सॉल्व ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड? ठीक है, टू बी सॉल्व, टू बी ये नहीं आएगा। व्हाई डिड द मिथ एंड मिस्ट्री स्टार्ट टू बी सॉल्व
ड्यूरिंग द मिडावल पीरियड, यानी मिडावल पीरियड में जो मिथ और मिस्ट्री थी वो सॉल्व होना क्यों शुरू हो गई। अब देखो एंशिएंट टाइम पीरियड में बहुत सारी मिथ और मिस्ट्री थी, राइट से थे, लोग जिसको जानते नहीं थे। अब मिडावल पीरियड में क्या हुआ कि सबसे पहले डेफिशिएंसी इन नेविगेशन रिसर्च यानी लोग घूम घूम के रिसर्च करने लगे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने लगे, नेविगेट करने लगे। उसके कारण से कौन सी नॉलेज आई, टेक्निकल नॉलेज के बारे में पता चला, नो एंड हाउ, क्यों और कैसे, ये नॉलेज आ गई। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की गई कंट्रीज के बारे में, लोगों के बारे में, ठीक है। तो इसके कारण से बहुत सारे जो मिथ और मिस्ट्रीज हैं वो अपने आप ही क्या होने लगे, सॉल्व किए जाने लगे विद दिस पीरियड। तो ये जो नया पीरियड है वो कौन सा पीरियड था, मिडावल पीरियड। क्लियर। इन लोग जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे, एक दूसरे के बारे में जानने लगे, जब टेक्निकल नॉलेज आ गया, नेविगेशन हो स्टार्ट हो गया, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने लगे थ्रू द लैंड ट्रांसपोर्टेशन या ओशियन ट्रांसपोर्टेशन, तो लोगों के जितने भी मिथ और मिस्ट्रीज थी वो क्या होने लगे, सॉल्व होने लगे ड्यूरिंग द मिडावल पीरियड। What is the concept of neo-determinism? Very most important concept of this chapter. Neo-determinism है ये. The concept emphasize upon establishing coordination between the mutual relationship for both mankind and the nature. ठीक है, mankind और nature दोनों के बीच में एक relationship establish करता है neo-determinism, and it was presented by Griffith Taylor. It is known by the name of stop and go. ठीक है, तो ये तीन important इसके फैक्टर याद रखना है। Which are the philosophical thoughts of human in human geography? ठीक है, तो कौन कौन से philosophical thoughts आए थे, तो 3 thoughts की हम बात करेंगे। एक था वेलफेयर स्कूल, दूसरा रेडिकल है ये रेडिकल स्कूल, एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि ह्यूमन जो भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो उसका हमेशा जो कंसंट्रेशन होता है वो फाइनेंशियल प्रॉफिट को ही गेन करने नहीं होता है। कई बार वो क्या करता है अपनी मेंटली स्केच के बिहाफ पे इस जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है उसको साइड करके जो लोगों के लिए क्या सही होगा उसको भी क्या करता है, कई बार कंसाइज करता है, कई बार कंसीडर करता है। ठीक है, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है उसको वो क्या करता है कंपैरिजन करके उसको अपने बिहेवियर में क्या करता है अडॉप्ट करता है। तो दैट इज नोन एज बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स। और ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जो कि 1970s में मॉडर्न जो ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी की जाती थी उस टाइम पीरियड में ये क्या हुए थे, डेवलप हुए थे थ्रू द क्वालिटेटिव रिवोल्यूशन। नेम द फेमस सेंटर ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। जैसे सबको पता है कि पुरानी कौन कौन सी वर्ल्ड लेवल पे सिविलाइजेशन थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन, बेबीलोन जो कि वहाँ पे है जहाँ से कौन थे, सिकंदर आपके अलेक्जेंडर ग्रेट, चाइना सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया जो कि कहाँ पे है, इजिप्ट की है। फिर दीज आर द मेजर सेंटर ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इज हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। तो सबको पता है कि फ्रेंच जो स्कॉलर थे पॉल विडाल ला ब्लश, ठीक है, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। और इसके जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, फेब्रे। ठीक है, फेब्रे याद रखना है, फेब्रे प्रोपाउंडर थे, यानी सबसे पहले यूज़ किया था फेब्रे ने। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को डिफाइन किसने किया, तो फ्रेंच स्कॉलर्स थे पॉल विडाल डी ला ब्लश। और उनकी जो डेफिनेशन है रिगार्डिंग द पॉसिबिलिज्म रिगार्डिंग द ह्यूमन ज्योग्राफी वो भी हमें याद होनी चाहिए। नेम द बुक रिटन बाय रेडजेल। रेडजेल की बुक की बात के पहले भी बात कर सकते हैं, एंथ्रोपो जियोग्राफी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। The next question is name the tri-equilibrium factor of human geography। तो इक्विलिब्रियम जो फैक्टर है जो पूरे की नेचुरल लेवल पे इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, तो कौन कौन से हैं, बायोटिक, अबायोटिक एंड कल्चर फैक्टर। ये 3 फैक्टर है जिनके बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो तीनों फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर में जब तक बैलेंस बना रहेगा तब तक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेंगी। अभी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द 5 सब डिवीजन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के वैसे तो बहुत सारे सब डिसिप्लिन सब ब्रांचेस थी, लेकिन मेन जो 5 इंपॉर्टेंट है उनको हमें बताना है। तो 5 कौन कौन सी है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स ज्योग्राफी की, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। दीज आर द मेन सब ब्रांचेज एंड सब डिवीजन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा भी और सारी हैं, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी था हमारा, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बट दीज आर द मेन। फिर ये क्वेश्चन है जो आपको डिटेल में करना है, यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, और आपको ये करना है। और आपको यदि नहीं आता है तो इससे पहले वाले जो इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आपको देखें, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, व्हाट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि हम कर चुके हैं। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कोप यानी क्या स्टडी की जाती है वो आपको डिफाइन करना है शॉर्ट मीन्स 80 वर्ड्स में। नेक्स्ट इज
डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन मॉडर्न टाइम पीरियड, यानी मॉडर्न टाइम पीरियड में ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ डिफाइन करना है। तो इसको हम 3 पीरियड में करते हैं। पहले स्टार्टिंग में अप टू द 930, देन 1932, 1970 एंड आफ्टर द 1970। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करके आप इसको करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन ब्रीफ। ठीक है, ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यू हैव टू डिफाइन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम कर चुके हैं, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। हु रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइज वर्ल्ड मैप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, सबको पता है, तो आप इसका आंसर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके दे सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहे हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द एलन सैम्पल, कर चुके हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज एंड अनस्टेबल अर्थ। वाई इज ह्यूमन ज्योग्राफी कंसिडर्ड ए सब्जेक्ट विच फोकसेज ऑन ह्यूमन्स। ठीक है, ह्यूमन्स को फोकस करके क्यों ह्यूमन ज्योग्राफी को कंसीडर किया जाता है ह्यूमन को, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो डेफिनेशन है कि अर्थ इज नोन एज द होम्स ऑफ ह्यूमन्स, उसको डिस्क्राइब करके इसको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। विच आर द मेजर एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के मेजर जो सब्जेक्ट मैटर है उनको आपको शॉर्ट में करना है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करना है। पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, एडजस्टमेंट, ठीक है, और जो हमारे 6 कॉन्सेप्ट है उनको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनल कंस्ट्रक्शन। रीजनल कंस्ट्रक्शन के सिर्फ प्रोसेस से क्या मीनिंग है, तो ये आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइडियोलॉजीज विच डेवलप इन ह्यूमन ज्योग्राफी आफ्टर द डिकेड ऑफ 1970। यानी 1970 के बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में जो न्यू आइडियोलॉजीज आई थी, कौन कौन सी न्यू आइडियोलॉजीज आई थी? 3 आई थी। वेलफेयर ऑफ ह्यूमन्स, सेकेंड वॉज रेडिकल, और द थर्ड वाज बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स। तो ये तीनों जो आइडियोलॉजीज हैं जो 1970 के बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में डेवलप हुई थी, इन सबको हमें डिस्क्राइब करना है। या फिर इसका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच कॉन्सेप्ट हैज़ डेवलप इन ज्योग्राफी आफ्टर द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। जब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद ज्योग्राफी में कौन सी जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुए थे। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना है। While defining human geography, describe its nature and subject matter। अभी ऐसे टाइप है, ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 300 वर्ड्स का आता है। ठीक है, तो 300 वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको नेचर, सबसे पहले तो ह्यूमन ज्योग्राफी को इसमें डिफाइन करना है, तो डेफिनेशन आएगी, फिर इसका नेचर बताना है। ठीक है, कि नेचर क्या था, नेचर से रिगार्डिंग डेफिनेशन बतानी है जो कि जीन्स ब्रूंच की थी, और उसके बाद से कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर जो इसमें स्टडी किए जाते हैं। तो ये जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसको 300 में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। क्लियर? आई होप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन एंशिएंट टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एंशिएंट टाइम पीरियड नहीं, आप तीनों टाइम पीरियड को लेके इसको डिस्क्राइब करें। एंशिएंट को भी लेके करें, मॉडर्न को भी करें, और मिडावल को भी करें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। यानी पूरा का पूरा जो ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर है उसमें हमें 3 कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से याद करना है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को, सेकंड उसके नेचर को, और थर्ड उसके सब्जेक्ट मैटर को, एंड फोर्थ उसके डेवलपमेंट को, कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ये 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर को हमें याद करना है। ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी की एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये वीडियो है, पसंद आया होगा। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टूडेंट्स जिनको की ज़रूरत है लॉकडाउन पीरियड में। क्यों? क्योंकि स्कूल जो है वो हमारे बंद है, तो स्कूल में जो रेगुलर क्लासेज जो होती थी पहले वो नहीं हो पा रही हैं। तो आपका जो भी टाइम पीरियड है ड्यूरिंग जो ये जा रहा है ये वेस्ट ना हो, आप अच्छे से अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक को कवर करते रहें, ताकि एक साथ आप पे पूरे सिलेबस को कवर करने का जो प्रेशर है वो ना आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अभी भी इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, वहाँ पे लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।